अगली विशेषता कि इस संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। और जैसा मैंने पूर्व में बताया, वयस्क मताधिकार का मामला एक ऐसा मामला था जिसमें संविधान सभा एक मत थी। सभी सदस्यों ने एक मत होकर वयस्क मताधिकार पर अपनी सहमति जताई और अन्य तथाकथित विकसित आधुनिक देशों की तुलना में भारत एकमात्र ऐसा देश जहां एक स्ट्रोक में, एक बार में सभी वयस्कों को धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक क्षमता, शिक्षा आदि से हटकर सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। ये वयस्क मताधिकार का अधिकार एट वन स्ट्रोक, ये एक संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। इसके बाद अगली विशेषता इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, अर्थात भारत का व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। वो भारत का व्यक्ति भारत का नागरिक और फिर किसी और राज्य का नागरिक अपने को नहीं कह सकता। हम आप किसी राज्य के नागरिक नहीं कहलाते, हम सब भारत के नागरिक कहलाते हैं। कुछ अन्य देशों में प्रावधान है, जैसे अमेरिका में, वहाँ पर अमेरिका के राज्यों के भी नागरिक और उसके साथ ही साथ वो अमेरिका राष्ट्र के भी नागरिक बनते हैं, उसे ड्यूअल सिटीजनशिप कहते हैं। तो भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला बिंदु जो इस बात को बताता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि किस प्रकार एक सरकार का अर्थ होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। किस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है। बहुत बड़ी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है ऐसी न्यायपालिका जिसमें न्यायाधीश लोग एक बार जब चयनित होते हैं सरकार के द्वारा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आदि में, उसके बाद वे सरकार के किसी भी बंधन में नहीं हैं। रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट होंगे, लेकिन सरकार उन्हें जब चाहे निकाल नहीं सकती। सरकार उन्हें अपनी इच्छा से उनका स्थानांतरण नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है जो सरल नहीं है। और ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि न्यायाधीश इन न्यायालयों के अपना न्याय देने के लिए स्वतंत्र रहें, किसी तरह का दबाव उन पर ना पड़े। तो स्वतंत्र न्यायपालिका एक बहुत बड़ी विशेषता। उसके बाद अगली विशेषता है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है सोशल वेलफेयर। भारत का संविधान ऐसे देश की कल्पना करता है जहां का शासन कल्याणकारी हो। ये जो कल्याणकारी शब्द है, ये लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आया था। आप यदि इतिहास पे जाएं, राजनीतिक इतिहास पर, तो आप पाएंगे कि पूर्व में राजा शासन चलाते थे। उनका काम केवल सीमाओं को देखना था और कर लेना था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आता गया, वैसे वैसे शासन के काम बढ़ते गए। सुरक्षा, उसके बाद जनता की सुरक्षा, फिर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, उसके बाद कुछ और कार्य, फिर कुछ डेवलपमेंट के कार्य, सड़क बनाना आदि आदि। आज सरकार का काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ न रहे, और यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति पाया गया तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ऐसा भी प्रावधान कुछ देशों के संविधान में है। मैं स्वास्थ्य के बारे में यदि बात कर रहा हूं तो मेरा इशारा क्यूबा की ओर है। भारत में भी ऐसे ही कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। 1920 के आसपास ऐसा माना गया कि सरकार का मुख्य काम सुरक्षा देना नहीं है, सरकार का मुख्य काम, शासन का मुख्य काम मात्र कानून व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोक कल्याण के कार्य करना है। इस सोच के साथ सरकार के कार्य का आधार ही बदल गया और अब वह कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी शासन की अपेक्षा करती, जनता लोक कल्याणकारी शासन की अपेक्षा करते हुए अपने मत का उपयोग करती है।
विशेषताओं की श्रृंखला में अंतिम विशेषता है और वह है भारत का जो संविधान है, जैसा मैंने बताया, विशालतम बनने के कारण बताए। तो हम थोड़ा ये जान लें कि इस संविधान में 444 अनुच्छेद हैं, 444 धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और इसके साथ 22 भाग हैं। 444, 12, 22। ये इस संविधान की विशालता को बताता है, उसके विस्तार के कारण को बताता है। अब हम आगे कुछ खास बिंदुओं पर, संविधान के संबंधित कुछ खास बिंदुओं को जानेंगे जो रोचक हैं। संविधान सभा जो हमारे इस अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा ही तो थी जिसकी सबसे अहम भूमिका थी। उसके 3 वर्ष के कार्यकाल में लगभग कुछ बदलाव आए। थोड़ा सा हम उन बदलावों पर नजर डालें। शुरू में जैसे मैंने बताया कि प्रारंभ में उसकी संख्या 389 आ रही थी, उसके सदस्यों की संख्या, लेकिन अंत में संख्या उसकी रह गई मात्र 299, 299। कई कारणों से, चाहे वो मुस्लिम लीग के न आने से, पाकिस्तान के विभाजन के कारण या कई सदस्यों के मृत्यु हो जाने के कारण आदि आदि। सच्चाई तो यह है कि संख्या 389 से घटकर 299 रही और उसमें भी हस्ताक्षर होते होते तक, संविधान की पुस्तक में हस्ताक्षर होते होते तक ये संख्या 299 से गिरकर 284 रह गई थी। 389 सदस्यों के ब्रेकअप को यदि हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। 292 सदस्य 11 प्रांतों से आएंगे, टोटल सीट 389, 389। उसमें 292 जो हैं वो प्रांतों से आएंगे, 4 सदस्य कमिश्नरी से आएंगे, कमिश्नरी से, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, कुर्ग है और उसके अलावा बलूचिस्तान आदि है। और उसके बाद 93 जो हैं वो देशी रियासत से आएंगे, देशी रियासत से 93 सदस्य। प्रांतों की सीटों के 3 समुदाय में बांटा गया। एक तो ये तरीका हो गया 389 की संख्या पहुंचने का, और दूसरा है कि इन सीटों को 3 समुदाय में बांटा गया। एक था रियासत, दूसरा था चुनाव और तीसरा जो था वो मुसलमानों, 3 मुसलमानों के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो सीटों का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कुछ इस प्रकार का था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न धर्मों के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये तो सुनिश्चित किया गया कि कुछ सीटें मुसलमानों के लिए होंगी, कुछ सीटें सिखों के लिए होंगी और कुछ गैर मुसलमानों के लिए निर्धारित की गई थी। तो इस प्रकार धार्मिक स्तर पर भी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। अब चुनाव जो है वो अगस्त 86 में हुए और अप्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा के सदस्यों का एकल तरीके से, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था, उसके माध्यम समानुपातिक स्तर पर प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, और देशी रियासतों का चुनाव राजाओं द्वारा नामांकन होता था। किनका? देशी रियासतों का चुनाव। और नामांकन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक उचित तरीके से चुनी गई, आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित सदस्यों का मिश्रण थी। आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित। ये सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न धर्मों के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये तो सुनिश्चित किया गया कि कुछ सीटें मुसलमानों के लिए होंगी, कुछ सीटें सिखों के लिए होंगी और कुछ गैर मुसलमानों के लिए निर्धारित की गई थी।
तो इस प्रकार धार्मिक स्तर पर भी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। अब चुनाव जो है वो अगस्त 86 में हुए और अप्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा के सदस्यों का एकल तरीके से, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था, उसके माध्यम समानुपातिक स्तर पर प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, और देशी रियासतों का चुनाव राजाओं द्वारा नामांकन होता था। किनका? देशी रियासतों का चुनाव। और नामांकन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक उचित तरीके से चुनी गई, आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित सदस्यों का मिश्रण थी। आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित। अब जब संविधान सभा पूर्ण रूप से गठित हो जाती है तो उसका क्या ब्रेकअप रहता है? संविधान सभा मात्र संविधान निर्माता ही नहीं थी। एक समय आया जब उसे विधायिका की भूमिका भी निभानी पड़ी। यह दूसरा बदलाव जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। और विधायिका की भूमिका में संविधान सभा की अध्यक्षता मावलंकर जी करते थे और संविधान सभा की बैठक के समय उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये भी मैं बात बता चुका हूं, लेकिन याद आपको ये रखना है कि एक महत्वपूर्ण बदलाव संविधान सभा की प्रकृति में हुआ था। विधायिका के रूप में जब इसने कार्य शुरू किया तो एक तरीके से संसद के रूप में वो कार्य करने लगी। तीसरा परिवर्तन जो इसमें आया वो था इसकी संप्रभुता को लेकर। संप्रभुता मतलब सर्वोच्च, जिसके ऊपर कोई नहीं। ये संप्रभुत्व संस्था बनी। संविधान बनाना इसका मुख्य कार्य का दायरा रहा और संविधान बनाने के काम में ये संप्रभु हो गई। ये इसको संप्रभुत्व मिल गया जब अंग्रेज भारत से चले गए। इस प्रकार ये तीन महत्वपूर्ण बदलाव हम देखते हैं। 16 अप्रैल 1952 ये तारीख है और एक तारीख है 9 नवंबर 1946। 16 अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम सदस्य का कार्य किया। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि पंडित नेहरू की जो सरकार थी, जो 1947 में बनी थी, वह अंतरिम सरकार थी। उसी प्रकार संविधान सभा भी अंतरिम संसद के रूप में तब तक कार्य की जब तक कि एक निर्वाचित संसद नहीं आ गई। तो अंतरिम विधानसभा ने 16 अप्रैल 1952 तक कार्य किया। इसके बारे में कुछ 3-4 खास बातें। जब हम संविधान सभा के अंतरिम संसद के कार्य की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ये जान लें कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का निर्माण हुआ। 3 अप्रैल 1952 और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा, दोनों की बैठक 13 मई 1952 को होती है। कब होती है? 13 मई 1952। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक पहली बार। और संसद में, स्वतंत्र भारत के अपनी स्थायी संसद में जो सबसे पहले बिल लाए गए, उनका संबंध भूमि सुधार से था। तो संसद में सबसे पहले भूमि सुधार बिल लाए गए। संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने की प्रक्रिया में और संविधान बनाने के दौरान उसके द्वारा कुछ अन्य काम भी किए गए, जैसे, और बहुत महत्वपूर्ण काम, जैसे 22 जुलाई 1947 यानी देश को स्वतंत्रता मिलने से लगभग 20 दिन पूर्व
देश को स्वतंत्रता मिलने से लगभग 20 दिन पूर्व 22 जुलाई 47 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। जो आज हमारा वर्तमान ध्वज है, इसे संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 47। मई 1949 में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय संविधान सभा ने लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, और वो निर्णय राष्ट्रमंडल से संबंधित है, जिसे अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ कहते हैं। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को लेकर बहुत बहस हो रही थी, जिरह हो रही थी, विवादित मामला था ये। राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का प्लेटफॉर्म है, ऐसे देशों का एक झुंड है जो पूर्व में किसी न किसी समय ब्रिटिश सत्ता के अधीन ब्रिटिश उपनिवेश रहे हों। और इस राष्ट्रमंडल की खासियत ये थी कि राष्ट्रमंडल का जो मुखिया देश रहेगा वो इंग्लैंड रहेगा। तो बहुत से लोगों का कहना था कि हम इंग्लैंड से ले दे के हमारा पिंड छूटा है, उनकी गुलामी से 2 वर्ष बाद उनकी चाल से निकले हैं हम किसी तरह। अब ये फिर नया हथकंडा क्या अपनाया है राष्ट्रमंडल के नाम पर, जिसमें फिर से पूर्व उपनिवेशों को इंग्लैंड किसी अन्य रूप में अपने में समाहित रखना चाहता है। लेकिन अन्य लोगों के कुछ और विचार थे और अंततः ये तय हुआ कि भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना चाहिए, जिसकी स्वीकृति मई 1949 को हुई। 24 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस से 2 दिन पूर्व या संविधान को देश में लागू करने से 2 दिन पूर्व देश का राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान देश के लिए स्वीकार किया गया। कब? 24 जनवरी 1950। उसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया और 24 जनवरी को ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम नागरिक भी संविधान सभा ने चुना। तो इस प्रकार संविधान सभा अपने संविधान बनाने के कार्य के अलावा जहां विधायिका के रूप में देश को प्रशासन देने में व्यस्त थी, वहीं उसे कुछ अन्य कार्य भी करने थे जिसे उसने बड़े बखूबी निभाया और अंततः राष्ट्रपति का चयन भी संविधान सभा के ही द्वारा 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा के निर्माण को लेकर जो बहुत जद्दोजहद थी, ये कैसे बनेगी, कौन कौन शामिल होंगे, कौन नहीं होंगे, प्रतिनिधित्व किस रूप में होगा, चयन किस रूप में होगा, आदि आदि। तो इन सब आलोचनाओं के बावजूद संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसने अपना कार्य किया। लेकिन इस सबके बावजूद भी कुछ बिंदुओं को लेकर संविधान सभा की आलोचना भी होती रही और उसमें सबसे अहम बिंदु जो था कि ये संविधान सभा जो है वो वास्तव में प्रतिनिधित्व संस्था नहीं है, अर्थात देश के विभिन्न तबकों का सही प्रतिनिधित्व ये संस्था नहीं कर रही है। इसमें अधिकतर लोग ऐसे लोग हैं जो संभवतः किसी खास वर्गों से हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना था, और चुनाव के माध्यम से इसमें लोगों का चयन नहीं हुआ था, जैसा कि पंडित नेहरू ने 1938 में वादा किया था कि हमारे संविधान सभा का निर्माण मताधिकार, वयस्क मताधिकार से होगा। ऐसा न होने के कारण इस संविधान सभा के निर्माण के मुद्दे पर संविधान सभा को जब तब आलोचना का शिकार होना पड़ा। दूसरी आलोचना का कारण था कि ये एक सार्वभौमिक संस्था नहीं थी। सार्वभौमिक संस्था मतलब अपने द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित और स्वयं उसके लिए निर्णय लेने के लिए सभी तरह की चीजों के लिए स्वतंत्र संस्था नहीं थी। ऐसी भावना लोगों के मन में इसलिए घर कर गई थी क्योंकि
संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव आधिकारिक स्तर पर कैबिनेट मिशन से आया था, जो एक अंग्रेजों का एक मिशन था, एक दल था, जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टाफर्ड क्रिप्स और इसके अलावा एक दूसरे अलेक्जेंडर, ये लोग इसके सदस्य थे। इन्होंने संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक प्रस्ताव दिया था। तो पहली बात तो ये। दूसरा कारण माना जाता था लोगों के द्वारा इसके सॉवरेन ना होने का, सार्वभौमिक ना होने का, कि ये संस्था अभी जो कार्य कर रही है तो इसके ऊपर तो अभी अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं भारत में, अंग्रेज लोग तो यहाँ हैं, तो फिर क्यों हम इसे सॉवरेन माने। तीसरा, ऐसी संस्था है ये जो बहुत समय ले रही है, टाइम कंज्यूमिंग है। अमेरिका का संविधान मात्र 6 माह में तैयार हो गया था और इंग्लैंड का तो वैसे कोई लिखित संविधान है ही नहीं, तो इसके समय को लेकर बारंबार बात होती थी कि ये बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा लंबी इसकी बैठकें चल रही हैं, तो संभवतः ये उचित नहीं है, उस पर आलोचना होती थी। चौथी आलोचना का कारण बड़ा अहम है और वो है कि कांग्रेस के संविधान सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस या कांग्रेस से प्रभावित हैं, या तो कांग्रेस के सदस्य हैं या कांग्रेस से प्रभावित हैं। इस प्रकार ये एक दल का प्रतिनिधित्व करती है ज्यादा। मैंने आपको बताया कि लगभग 82% सदस्य कांग्रेस के थे। यदि उनकी पृष्ठभूमि को देखा जाए, इनके सदस्यों की, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि कांग्रेसियों की बड़ी तादाद में यहां पर उपस्थिति थी, सदस्यता थी। एक वर्ग का इस बात को लेकर आलोचना करता है, एक वर्ग, कि ये सभी दलों का, सभी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लगभग पूरा देश टूट पड़ा था। लगभग पूरे देश के लोग ही कांग्रेसी मय हो गए थे और कम से कम जो प्रबुद्ध वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग था, ये लोग तो सभी कांग्रेस के बैनर के तले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए और इसलिए नॉन कांग्रेसी लोगों की संख्या ऐसी बहुत कम थी जिन्हें संविधान सभा की सदस्यता के लिए नामित किया जाए, आदि आदि। तो ये आलोचना भी एक तरीके से उचित नहीं बैठती। अगली जो आलोचना है, आलोचना का आधार वो है कि इस संविधान सभा में वकीलों की बहुतायत है। वकील जो राजनीति में आए हैं, तो ये वकीलों की बहुतायत होने के कारण संभवतः दूसरे प्रोफेशंस को इसमें ज्यादा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और बहुतायत ही नहीं है बल्कि उनका एक दबाव है, एक प्रभाव है। पर यह बात भी उचित नहीं है इस दृष्टि से कि चूंकि संविधान सभा का कार्य कानून बनाना था, संविधान का निर्माण करना था, तो संविधान संबंधी जानकारी से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें लाने का प्रयास था। और ऐसा एक सार्थक प्रयास था कि अधिक से अधिक संख्या में एमिनेंट लॉयर्स जो राजनीति में भी हों तो और अच्छी बात, ऐसे लोगों को इससे जोड़ा जाए ताकि वो राजनीतिक दृष्टि से भी कानूनों को परखें, उसका विवेचन करें और संविधान सभा में अपने तरीके से योगदान दें। अंतिम बिंदु इस आलोचना की श्रेणी में संविधान सभा की आलोचना की कि ये जो संविधान सभा थी इसमें हिंदुओं की बहुलता थी। ये आलोचना भी कोई उचित नहीं है क्योंकि भारत जो है हिंदू बहुल राष्ट्र है, तो निश्चित रूप से हिंदुओं की बहुलता होगी और साथ ही साथ कम से कम उस समय, उस काल में हिंदू लोग ज्यादा शिक्षित थे, शिक्षा का दर उनमें ज्यादा बेहतर था। तो इसलिए कुल मिलाकर ये कहना कि इन जो 5-6 आधार पे जो संविधान सभा की आलोचना होती है, उसके निर्माण की, संविधान सभा के गठन की, ये आलोचना कुछ हद तक नाजायज है। और ऐसे कुछ कार्य होते भी हैं तो एक पक्ष हमेशा ऐसा रहेगा ही जो कुछ न कुछ बातों को लेकर आलोचना करेगा। तो निष्कर्ष ये
कि संविधान सभा का निर्माण करते समय भरसक प्रयास किया गया कि वह एक उचित संस्था जिस उद्देश्य से स्थापित की गई है वह बने, और जिस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ है इस बात से यह साबित होता है। संविधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया, लंबी इस दृष्टि से कि लगभग 1946 से आधिकारिक स्तर पर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पर यदि हम उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो उसकी पृष्ठभूमि में हम 1895 से इसकी बात शुरू करते हैं, जब लोकमान्य तिलक ने पहली बार संविधान सभा को लेकर अपने विचार रखे थे। फिर उसके बाद 1909, 1919, 1935 आदि आदि ये कई वर्ष आते हैं। एक और जहां संविधान को बनाने में संविधान सभा के सदस्यों की बड़ी अहम भूमिका थी, बहुत गहन अध्ययन और बहुत गहन वाद विवाद विचार विनिमय के बाद संविधान का निर्माण हुआ। हमें ये जानना जरूरी है कि संविधान को बनाने में हमने किन किन स्रोतों का उपयोग किया, हमारे इन संविधान सभा के सदस्यों ने। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से रहे, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से थे, ये भी हम जाने। भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे मुख्य जो स्रोत है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसे हम अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा पारित लगभग अंतिम कानून था। भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो इससे शब्द ब शब्द ले लिया गया और या फिर थोड़ा बहुत भारतवासियों के हिसाब से इसमें बदलाव लाया, क्योंकि 1935 का अधिनियम अंग्रेजी शासन ने भारतीयों के लिए बनाया था, तो अब उसे भारतीय शासन द्वारा भारतीयों के लिए बनाना था, और जो थोड़े बहुत बदलाव के साथ ही संभव हो गया था। तो पहला मुख्य स्रोत है 1935 का भारतीय संविधान अधिनियम, जिसमें संघात्मक तंत्रीय संस्था, न्यायपालिका की शक्ति, संघ लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान जिसे इमरजेंसी कहते हैं, राज्यपाल के कार्यालय यानी गवर्नर, राजनीति का आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक विवरण। ये जो संघात्मक प्रणाली है यानी फेडरल स्ट्रक्चर, जिस पे मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं, ये फेडरल स्ट्रक्चर के तहत ही 1935 के कानून के तहत विभिन्न राज्यों में पहली बार एक तरीके से चुनाव हुए थे। वयस्क मताधिकार, यद्यपि मत देने का अधिकार बहुत कम संख्या को था, पर चुनावी प्रक्रिया और फेडरलिज्म, संघवाद, ये 1935 के भारतीय शासकीय अधिनियम 1935 के तहत देखा जाता है। उसके बाद मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो एक बहुत बहुत अहम बिंदु है हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति बनाम राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, और राष्ट्रपति का देश की सेनाओं का कमांडर होना, आदि आदि। ये जो बिंदु हैं ये हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इन बिंदुओं को लिया है, या संविधान के उन हिस्सों को लिया है
जिनमें इन बातों पर बात की जाती है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति संबंधी बातें और न्याय, सर्वोच्च न्यायालय, ये बहुत बड़े मुद्दे, बहुत अहम मुद्दे हैं हमारे संविधान के। इसे हमने कहां से लिया है? यूएसए से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? 1935 का संविधान का श्रेय भी काफी कुछ इंग्लैंड को जाता है, और जैसा मैंने पहले बताया कि काफी कुछ संविधान का हिस्सा हमने 1935 के संविधान से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है। इसके अलावा हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली है, जिसमें 2 हाउस होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, लोकसभा, राज्यसभा, और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। चुनाव पर जीत के बड़े आधार हो सकते हैं, बहुत सारे आधार होते हैं। चुनाव में जीत किस आधार पे हो? सबसे ज्यादा मत पाने वाले को, या बहुत से अन्य तरीके हैं। तो भारत में तय किया गया कि हम इंग्लैंड का जो सिस्टम है उसे ले, यस के तस, और इंग्लैंड के सिस्टम में अधिकतम मत पाने वाले को चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। तो भारत में भी उसे वैसे ही लिया गया। जो सोवियत संघ था पूर्व में, उससे हमने लिया है मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे 1976-78 में भारत के संविधान में शामिल किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में शामिल किया गया। और ऐसे ही जो हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो हमारा आदर्श बना है, ये हमने सोवियत संघ जो पूर्व में था उसके संविधान से लिया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन से तात्पर्य है अधिकारों का विभाजन, कार्य क्षेत्र का विभाजन, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आयरलैंड, जो इंग्लैंड का एक तरीके से हिस्सा है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, उसका भी अपना संविधान है। वहां से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जानकारी, मनोनीत सदस्यों के बाबत, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये हमने लिया है आयरलैंड से। लिया है से मेरा तात्पर्य है बारंबार कि हमने उन देशों से प्रेरित होकर अपने देश में इन बिंदुओं पर उन देशों के संविधान के हिस्से को कुछ ले लिया है। कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था यानी फेडरल स्ट्रक्चर, जिसका पूर्व में मैंने जिक्र किया, फेडरल स्ट्रक्चर की भावना का मैंने बताया आपको कि इसको लेकर हमने 1935 के अधिनियम से भी काफी कुछ लिया है, लेकिन उसके कुछ अन्य प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। केंद्र के पास अतिरिक्त शक्तियां जो बची खुची हैं, वह जो प्रावधान है वो हमने कनाडा से लिया है। राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये हमने सब कहां से लिया है? कनाडा से। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, अर्थात गणतंत्रात्मक मतलब रिपब्लिकन, गणतंत्र, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम। और प्रस्तावना में आप यदि पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इन फ्रीडम या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया। इन शब्दों ने
इस शब्दों को जस के तस यथावत हमने अपनी प्रस्तावना में लिया है। और इस प्रकार प्रस्तावना के ये 3 शब्द फ्रांस से प्रेरित हैं और प्रस्तावना के दूसरे 3 शब्द सोवियत संघ की भावना से प्रेरित हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया है। जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल संबंधी कुछ प्रावधान। आपातकाल में जो बदलाव होने चाहिए, राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो मिल जाती हैं, मूल अधिकारों को जो स्थगित कर दिया जाता है, आदि आदि, ये जर्मनी से लिया है और इसे हम कहते हैं वीमर संविधान। जर्मनी के संविधान को वीमर WEIMER वाइमर संविधान भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन का प्रावधान। संविधान संशोधन, संविधान में मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है, यानी एक बार जो बन गया वो वैसा का ही वैसा नहीं रहेगा। यदि ऐसा ही रहेगा तो वो जड़ हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। समय के साथ यदि उसमें बदलाव नहीं किया गया तो वह एक तरीके से निर्जीव हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के उस प्रावधान को पसंद किया जिसके तहत संविधान के कुछ प्रावधानों को समय समय पर बदला जा सकता है। जरूरत पड़ने पर संविधान के कुछ कानूनों को जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, कब बदला जा सकता है, बदलना कितना सरल कितना कठिन है, ये सब बातें जो हैं ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन के मुद्दे से हमने सीखी हैं। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से हमने राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन बाबत भी बिंदु लिए हैं। इस प्रकार हम समझ गए कि किस प्रकार भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरित है। प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि पंडित नेहरू ने अपनी उद्देश्य प्रस्ताव में बारंबार ये कहा था कि हम किसी देश की हूबहू नकल ना करें, हम एक बंदर जैसा नकल ना उतार लें। हमारे देश के लिए जो उचित है हम उसे अपने देश के लिए लागू करें, बनाएं, और हम यहां वो सब विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं। ये जो मैंने बताया आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये विभिन्न देशों से लिए गए हैं पर जस्ट वैसे यथावत ही नहीं लिए गए। इनमें इन देशों के संविधानों में जो प्रावधान है बताए गए बिंदुओं में, उन प्रावधानों से प्रेरित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किए हैं। और जहां उनको लगा कि इस देश का इस बिंदु में दिया गया प्रावधान कानून बहुत उचित है, हमारे देश में लागू हो सकता है, उसे हमने अपने अनुसार ढालकर अपने संविधान का एक हिस्सा बना दिया। तो बात स्पष्ट है कि संविधान के विभिन्न स्रोतों में से हमने भारतीय संविधान अधिनियम 35, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जिसे वीमर रिपब्लिक भी कहते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका आदि से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान का निर्माण किया।